हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों का भव्य जो आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने खानवा युद्ध के बारे में पढ़ा था, महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था और महाराणा सांगा के बाद में मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी कौन बने उन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या की थी, चर्चा की थी। अब आप आगे चलिए कि हम आगे क्लास में देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का अगला राजा कौन बनता है। इन्हीं के पुत्र रतन सिंह, महाराणा सांगा के पुत्र रतन सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं। लेकिन वह बूंदी के राजा, बूंदी के उस समय के राजा कौन थे? सूरजमल जी, सूरजमल हाडा। सूरजमल हाडा के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अब रतन सिंह के बाद में अगला मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? तो इन्हीं का छोटा भाई और राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य। यानी कि अब मेवाड़ का अगला महाराणा कौन है? मेवाड़ का अगला महाराणा है महाराणा विक्रमादित्य। तो अगले नेक्स्ट हेडिंग है महाराणा विक्रमादित्य। अगले नेक्स्ट हेडिंग है महाराणा विक्रमादित्य, जो कि महाराणा सांगा के ही पुत्र थे। और महाराणा सांगा के बाद रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद में भी महाराणा विक्रमादित्य। कई बार एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि महाराणा सांगा के बाद में मेवाड़ का अगला राजा कौन बना। तो ज्यादातर आंसर क्वेश्चन में करके आते हैं महाराणा विक्रमादित्य। लेकिन ध्यान रखना है कि राणा सांगा और महाराणा विक्रमादित्य के बीच में रतन सिंह भी थोड़े समय के लिए मेवाड़ का राजा बना है। तो आपको ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इस कालक्रम को आप जरूर ध्यान रखना है कि महाराणा सांगा के बाद में पहले रतन सिंह राजा बनते हैं और उसके बाद में राजा कौन बनता है? विक्रमादित्य राजा बनते हैं। तो अब महाराणा विक्रमादित्य हम पढ़ेंगे। जब महाराणा विक्रमादित्य राजा बने उस समय तक मेवाड़ की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां थी बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। अब खानवा युद्ध के कारण आर्थिक रूप से मेवाड़ कमजोर हो चुका था, प्लस राणा सांगा की मृत्यु, राणा सांगा के बाद में अगले राजा रतन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, उस वजह से भी राजनीतिक उथल पुथल थी। प्लस खानवा युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, इसलिए सेना की भी कमी थी। और बहुत सारे सरदार, जो प्रमुख सरदार प्रमुख मंत्री थे, वह भी खानवा युद्ध में काम आ गए थे। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता मेवाड़ में उस समय बहुत अधिक थी। इसलिए जब विक्रमादित्य का राज तिलक किया जाता है तब शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और चीजों पर कंट्रोल करने के लिए एक संरक्षक नियुक्त किया गया, क्योंकि विक्रमादित्य में उस हिसाब के लक्षण थे नहीं कि वह मेवाड़ जैसी बड़ी रियासत का शासन संभाल सके। इसलिए इनके शासन में मदद करने के लिए और शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया। अब किसी पुरुष को राजा के लिए हायर करते हैं तो उसको बोला जाता है संरक्षक। लेकिन यहाँ पर एक महिला को हायर किया गया था जो इनकी माँ थी, महाराणा सांगा की रानी, रानी कर्मावती, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? संरक्षिका। तो आपको ध्यान रखना है कि महाराणा विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन थी? तो इनकी मां रानी कर्मावती। रानी कर्मावती को इनकी संरक्षिका नियुक्त किया गया था, जो कि कौन थी? महाराणा सांगा की पत्नी थी। कौन? रानी कर्मावती, जिनको क्या बनाया गया था? संरक्षिका नियुक्त किया गया था। अब मेवाड़ को जो स्थितियां चल रही थी कि ये आर्थिक रूप से कमजोर है, सैनिक दृष्टि से भी कमजोर है, प्लस राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कमजोर है। तो अब मेवाड़ रियासत पर किसकी नजरें थी? मेवाड़ पर दुश्मनों की नजरें थी। अब मेवाड़ का विद्रोह हम लास्ट क्लास में पढ़ते हैं कि मेवाड़ का संघर्ष चलता किससे आ रहा है? मालवा, गुजरात, कभी दिल्ली, इन तीन बड़ी रियासतों से विद्रोह चलता आ रहा था। तो उस समय गुजरात में, जो गुजरात रियासत थी, वहां के जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह का यहाँ पे शासन था। कहाँ पे? गुजरात रियासत पे किसका शासन था? बहादुर शाह का था। बहादुर शाह इस समय मेवाड़ की कमजोरी का लाभ उठाकर मेवाड़ पर तीन आक्रमण करता है। मेवाड़ की कमजोरी का लाभ उठाकर क्या करता है? ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है। सबसे पहले बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1533 ईस्वी में। सबसे पहले कब आक्रमण कर रहा है? 1533 ईस्वी में आक्रमण कर रहा है। लेकिन उस समय रानी कर्मावती राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देती है। रानी कर्मावती अच्छी तरह जानते हैं कि अभी अभी हमने खानवा युद्ध हारा है, उसके बाद में महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है, तो हमारी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ इस समय समृद्ध नहीं है। इसलिए अगर हम वापस युद्ध में उलझेंगे
तो इसमें हमारा ही नुकसान है। इसलिए रानी कर्मावती क्या करती है कि जब बहादुर शाह 1533 ईस्वी में आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती इसे रणथंभौर का किला सौंप देती है। रणथंभौर किला सौंप कर इसको वापस लौटा देती है। कौन सौंप रही है? रानी कर्मावती। कौन सा किला? रणथंभौर का, क्योंकि उस समय रणथंभौर का किला किसके पास था? मेवाड़ वालों के पास में था। तो जब बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, कब? 1533 ईस्वी में, तो रानी कर्मावती उसे कौन सा किला देकर वापस लौटा देती है? तो आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर का किला उसको देकर वह क्या रानी कर्मावती उसे वापस लौटा देती है। कहाँ पे लौटा देती है? गुजरात लौटा देती है। अब बहादुर शाह सोचता है कि यार ये अच्छी बात है कि मुझे बिना कोई रक्तपात के, बिना युद्ध किए या बिना कोई सैन्य पे व्यय किए हुए ही मुझे रणथंभौर का किला मिल गया। तो ऐसे तो मैं और भी किले ले सकता हूँ। इसलिए अगले साल वापस पुनः, कब? 1534 ईस्वी में। एग्जैक्ट एनसीईआरटी में 1534-35 लिखा हुआ है। तो 1534-35 ईस्वी में यह क्या कर देता है? बहादुर शाह मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर देता है। अब इस बार जब यह वापस अटैक करता है तो रानी कर्मावती सोचती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे करके क्या कर लेगा? मेवाड़ के सभी किलों पर अधिकार कर लेगा और हम तो ऐसे कब तक इनको किला देते जाएंगे। इसलिए रानी कर्मावती इस बार सोच लेती है कि इस बार क्या किया जाए? आमने सामने की लड़ाई की जाए। छठी सातवीं की क्लासों में हमने पढ़ा है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह जब रानी कर्मावती पे आक्रमण करता है तो सहायता के लिए किसको? मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजती है। ये वही रानी कर्मावती है जो कि महाराणा सांगा की पत्नी है। तो इसलिए जब बहादुर शाह 1534-35 ईस्वी में आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती किसको राखी भेज रही है? हुमायूं को राखी भेजती है। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? हुमायूं। हुमायूं को राखी भेजती है। और उस समय हुमायूं कहाँ पे बैठा हुआ है? उस समय हुमायूं, ध्यान रखना है कि उस समय हुमायूं ग्वालियर बैठा हुआ है। और बहादुर शाह का आक्रमण करने का एक बात मैं बताता हूँ कि जो गुजरात का जो शासक था, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसके आक्रमण करने का रीजन ये था कि इस समय मेवाड़ एक रियासत, उसके जस्ट पास में कौन सी रियासत है? गुजरात। और इसके पास में कौन सी रियासत है? मालवा। मेवाड़ में राजनीतिक अस्थिरताएं हैं। गुजरात में खुद बहादुर शाह बैठा हुआ है। अब बहादुर शाह का कंट्रोल मालवा पर भी था। जिस समय ये घटनाक्रम चल रहा था उस समय बहादुर शाह का कंट्रोल कहाँ पे था? मालवा पे भी कंट्रोल था। अब बहादुर शाह मेवाड़ की कमजोरी का लाभ उठाकर मेवाड़ पर भी अधिकार करना चाहता था। इसलिए वह मेवाड़ पर बार बार आक्रमण कर रहा था। पहला आक्रमण उसने किया 1533 में, दूसरा आक्रमण करता है वह 1534-35 में। इस कारण वह मेवाड़ पर भी अधिकार करना चाहता था। और जब ये तीनों शक्तियों पर, तीनों राज्यों पर जब बहादुर शाह अटैक करना चाहता था तो अब अगला अटैक कहाँ पे करने की प्लानिंग में था? वह दिल्ली पर अगला आक्रमण करना चाहता था। इसलिए मेवाड़ की कमजोरी का लाभ उठाकर बहादुर शाह मेवाड़ पे कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन उस समय दिल्ली पे कौन सा वंश का शासन चल रहा था? उस समय मुगल वंश था। और राजा कौन था वहां पर? हुमायूं। जब बहादुर शाह गुजरात का शासक जब मेवाड़ पर अटैक करता है तब मेवाड़ की रानी कर्मावती सहायता के लिए हुमायूं को क्या भेजती है? राखी भेजती है। अब हुमायूं उस समय कहाँ पे बैठा हुआ है? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे है? एमपी में। ग्वालियर कहाँ पे? एमपी में। अब जब हुमायूं को संदेश प्राप्त होता है रानी कर्मावती का, तो हुमायूं सोचता है कि अगर मैं मेवाड़ की सहायता करूं तो खामखा किससे पंगा हो रहा है? मेरा बहादुर शाह से पंगा हो रहा है। जबकि मेवाड़ मेवाड़ उतनी उस समय इतनी शक्तिशाली थी नहीं। इसलिए हुमायूं सोचता है कि बहादुर शाह कहाँ पे बिजी है? इस समय मेवाड़ पर बिजी है। तो क्यों ना मैं मालवा पर ही अटैक कर लूं, जिससे मैं क्या कर लूं? कंट्रोल मालवा कर लूं, क्योंकि मालवा दिल्ली के क्या है? ठीक पास में बैठा हुआ है। इसलिए हुमायूं अब किसकी सहायता नहीं करने की सोचता है? हुमायूं रानी कर्मावती की सहायता के लिए नहीं आता है। लेकिन वह क्या सोचता है कि हुमायूं अब कहाँ पर आक्रमण करे? मालवा पर आक्रमण करके मालवा को जीते। इसलिए हुमायूं अब किसकी सहायता नहीं कर रहा है? रानी कर्मावती की। अब जब रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं जब सहायता के लिए नहीं आता है, तो राजपूतों के पास में आखिरी विकल्प क्या है कि जब युद्ध में सब तरह से द्वार बंद हो जाए तो आखिरी विकल्प कौन सा बचता है उनके पास में? आखिरी विकल्प बचता है साका। जब हम राणा रतन सिंह पढ़ रहे थे उसके बारे में मैंने आपको साका के बारे में बताया था कि साका में दो चीजें होती है। एक तो जौहर होता है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, और एक होता है केसरिया।
कौन कौन सी दो चीजें होती है शाखा में? एक तो जौहर होता है जो कि किसके द्वारा किया जाता है? जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो पुरुष योद्धा रहते हैं या बाकी की सेना रहती है उनके द्वारा क्या किया जाता है? उनके द्वारा केसर्य किया जाता है। यानी कि अब मेवाड़ में क्या हो रहा है? मेवाड़ में शाखा हो रहा है। और ये मेवाड़ की कौन सा शाखा है? तो सेकंड शाखा। मेवाड़ का सेकंड शाखा कौन सी सन में हो रहा है? ये ध्यान रखना है, 1535 में। शाखा में कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। कौन कौन सी? एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। अब जौहर का नेतृत्व कौन कर रहा है? जौहर का नेतृत्व कर रही है रानी कर्मावती। जौहर का नेतृत्व कौन कर रही है? रानी कर्मावती। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब रानी कर्मावती जौहर कर रही है तो राजा होने के नाते विक्रमादित्य केसरिया करेगा, लेकिन नहीं। उस समय क्या है कि विक्रमादित्य में उस हिसाब के लक्षण थे नहीं कि राज व्यवस्था संभाल सके, युद्ध कर सके। इसलिए इस बहादुर शाह के आक्रमण के समय में विक्रमादित्य को तो उनके ननियाल कहां पर? उनके ननियाल बूंदी भेज दिया जाता है। अब तो फिर केसरिया का नेतृत्व कौन करे? तो आपने खानवा युद्ध में पढ़ा था कि देवलिया के कौन? बाघ सिंह ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। तो केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? देवलिया के बाघ सिंह, जिनको क्या बोलते हैं? देवलिया दीवान। देवलिया के बाघ सिंह ने किसका नेतृत्व किया था? केसरिया का नेतृत्व किया था। कब होता है मेवाड़ का द्वितीय शाखा? 1535 ईस्वी में। और इसमें जौहर कौन करता है? कर्मावती। और केसरिया किसने किया था? तो देवलिया के बाघ सिंह ने किया था। और इस जौहर से पहले क्या होता है कि जब भी कोई जौहर किए जाते थे उस समय कि जौहर करने वालों को पता रहता था कि ये हमारा अंतिम समय है। और ऐसा कहा जाता है, हिंदू धर्म में मानता है कि अंतिम समय में मरने से पहले क्या करना चाहिए? दान पुण्य करने चाहिए थे। जब रानी कर्मावती ने जौहर का फैसला लिया था तो उसने क्या किया कि लोगों को धन दौलत जमीन वगैरह ये सब क्या है दान वगैरह दिए थे। उस समय इन्होंने एक जमीन किसी व्यक्ति को बुलाकर कोई जमीन दी होगी। एक भीलवाड़ा के पास में एक जगह पड़ती है पुर नाम की, वहां पर उन्होंने कोई जगह दी होगी। वहां से ताम्रपत्र मिलता है। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब कि तांबे के ऊपर लिखकर कुछ दिया हुआ हो कि किसी को भू अनुदान दिया होगा। उस ताम्रपत्र में ये लिखा हुआ है कि रानी कर्मावती ने जौहर करने से पहले मुझे फला फला ये जमीन इस दिनांक को मुझे प्रदान की थी। तो कौन से तो ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है? तो पुर ताम्रपत्र, पूर्व ताम्रपत्र से ये हमें जानकारी मिलती है। पूर्व ताम्रपत्र हमें कहां से मिला है? तो ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा से हमें ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। और इसको इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि पूर्व का जो ताम्रपत्र है वह हमें किसकी जानकारी दे रहा है? वह हमें मेवाड़ के द्वितीय शाखा की जानकारी दे रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के द्वितीय शाखा की जानकारी आपको कौन सा ताम्रपत्र दे रहा है? तो पूर्व ताम्रपत्र जो कि कब का है? भीलवाड़ा का है। यह हमें किसकी जानकारी दे रहा है? तो यह हमें मेवाड़ के द्वितीय शाखा की जानकारी दे रहा है। और द्वितीय शाखा में जौहर किसके द्वारा किया जाता था? रानी कर्मावती के द्वारा। और केसरिया किसके द्वारा किया गया था? तो देवलिया दीवान बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया गया था। कौन? मेवाड़ के द्वितीय शाखा। अब जब मेवाड़ का द्वितीय शाखा होता है उसमें रानी कर्मावती बाकी अन्य महिलाओं के साथ में क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। केसरिया के जो बाघ सिंह है प्लस अन्य जो मेवाड़ की सेना है वह भी क्या है? युद्ध में परास्त हो जाती है। अब मेवाड़ पर किसका कब्जा हो जाता है? मेवाड़ पर बहादुर शाह का कब्जा। मेवाड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो जाता है। अब थोड़ी आगे यहाँ से थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रम थोड़ा चेंज होता है। वो भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं को राखी भेजी जाती है, लेकिन हुमायूं कहाँ पे प्लानिंग करने की कर लेता है? मालवा में। उस समय गुजरात के जो बहादुर शाह थे इनका गुजरात पे कंट्रोल तो था ही, प्लस इनका अब कहां पर कंट्रोल हो गया? मेवाड़ पर। साथ में इनका कहां पर और कंट्रोल था? पहले मालवा। लेकिन मालवा में हुमायूं यहाँ पे आक्रमण करके मालवा को क्या कर लेता है? जीत लेते हैं। इसलिए अब मालवा पर किसका कंट्रोल हो गया? मुगलों का। मुगलों का। अब थोड़ा भारत का आप अगर मैप देखोगे, थोड़े भारत के मैप के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे कि ये
थोड़ा टॉपिक इंडिया से रिलेवेंट है। अगर भारत के मैप के हिसाब से आप समझने की कोशिश करोगे कि कुछ इस प्रकार का हिस्सा आपका भारत का रहता है कि यहाँ पर तो हमारा राजस्थान है, ये हमारा गुजरात है, गुजरात से जस्ट नीचे ये हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पर कर्नाटक है। उस समय तक जब ये घटनाक्रम चल रहा था, उस समय तक भारत में कौन आ गए थे? पुर्तगाली। तो गुजरात के जो बहादुर शाह है उसका पंगा राजस्थान के मेवाड़ के साथ में तो चल ही रहा था, प्लस इसके बगल में कौन था? मालवा। और ऊपर सेंट्रल में कौन बैठा है? दिल्ली। इनके साथ तो पंगा चल ही रहा था, लेकिन साथ के साथ में इसका पंगा कहाँ पे चल रहा था? महाराष्ट्र में। और उस समय के महाराष्ट्र में किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। तो बहादुर शाह को पुर्तगाली मिलने बुलाते हैं, समुद्रों की सैर करवाते हैं, पुर्तगाली मिलने बुलाते हैं, समुद्र की सैर पर जब इसको ले जाते हैं तो इसको बीच समंदर में चलते नाव में से फेंक दिया जाता है। तो एक बार तो आरपीएससी के साथ क्वेश्चन भी है कि भारत का वह राजा बताओ जिसको पुर्तगालियों ने नाव में या समुद्र में फेंक दिया था। तो ध्यान रखना है कि बहादुर शाह, गुजरात का जो बहादुर शाह उसको पुर्तगालियों द्वारा समुद्र में डुबोकर मार दिया गया था। अब जब बहादुर शाह मर जाता है, जब बहादुर शाह पुर्तगालियों द्वारा मारा जाता है, उस समय तक मेवाड़ भी फ्री हो जाता है और मालवा पर तो चूंकि मुगलों ने कब्जा कर ही रखा था। तो जब मेवाड़ फ्री हो जाता है, इसलिए अब मेवाड़ पर क्या किया जाता है कि वापस मेवाड़ के सरदार विक्रमादित्य को वहां का राजा बना देते हैं। हालांकि क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेशक सेकंड शाह का हुआ था, लेकिन विक्रमादित्य तब भी जिंदा ही था। तो जब बहादुर शाह खत्म होता है, उसके बाद में पुनः कहां पर मेवाड़ का राजा विक्रमादित्य बन जाता है कि पुनः मेवाड़ का राजा कौन बन जाता है? विक्रमादित्य बन जाता है। लेकिन जब विक्रमादित्य राजा बनता है तो इसलिए अब उसके राजकाज में उसकी सहायता के लिए सेकंड संरक्षक नियुक्त किया जाता है, क्योंकि रानी कर्मावती द्वारा तो जौहर कर लिया गया था, इसलिए विक्रमादित्य का दूसरा संरक्षक बना दिया जाता है। दूसरा संरक्षक किसको बनाया जाता है? बनवीर को। महाराणा विक्रमादित्य का दूसरा संरक्षक कौन नियुक्त होता है? बनवीर। पहला संरक्षक कौन किसे बनाया जाता है? रानी कर्मावती को। और दूसरा संरक्षक किसे बनाया जाता है? बनवीर को नियुक्त किया जाता है। अब ये बनवीर कौन था? तो आपने जब पढ़ा होगा उड़ना राजकुमार, महाराणा सांगा का भाई कौन? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज की दासी का पुत्र। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी का पुत्र कौन है? बनवीर, जिसको अगला क्या बना दिया जाता है? विक्रमादित्य का संरक्षक बना दिया जाता है। अब राजा का संरक्षक कौन बनता है? अब अगला बनवीर अगला राजा का संरक्षक बनता है, यानी कि राजा के बराबर पावर किसके हाथ में? बनवीर के पास में। अब यहाँ से बनवीर को क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। लालच किस बात का? मेवाड़ पर अधिकार करने का, क्योंकि बनवीर जानता था कि विक्रमादित्य में कोई लक्षण है नहीं। अगर मैं विक्रमादित्य को खत्म कर दूं, और विक्रमादित्य के बाद में कौन बनता है? उदय सिंह, जो कि उस समय क्या था? आयु में छोटे थे। अगर मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह इन दोनों को खत्म कर दूं तो महाराणा सांगा का तो पूरा परिवार ही खत्म है। अब जब महाराणा सांगा का पूरा परिवार ही खत्म है तो फिर मुझे चुनौती देने वाला कोई बचेगा नहीं, और मेवाड़ का राजा इस समय तो मैं हूं और आगे चलकर क्या? मेरा पूरा परिवार मेवाड़ का राजा बनेगा। इसलिए बनवीर क्या कर देता है? बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी का बेटा कौन है? बनवीर किसकी हत्या कर रहा है? मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब जैसे बनवीर मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तो बनवीर सोचता है कि मैं साथ के साथ में अब किसकी हत्या कर दूं? मैं उदय सिंह की भी हत्या कर दूं। उस समय उदय सिंह अल्पायु में था, जब महारानी कर्मावती जौहर कर रही थी उस समय उदय सिंह छोटे थे, इसलिए वह उदय सिंह की जिम्मेदारी उसकी धायमा, जिसका नाम था पन्ना धाय। जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि कोई भी अमीर लेडी होती है, वो अपने बच्चों का लालन-पालन के लिए जैसे कि आया रखती है, आई बोलते हैं उसको, मेड भी बोलते हैं आज के ज़माने में। वैसे पुराने ज़माने में राजकुमारों को या फिर रानियों के बच्चों को जो पालने वाली जो माँ होती थी, उसको बोलते थे धाय माँ। गाँव में आज भी उसको धाई बोलते हैं, अब तो थोड़ा-थोड़ा हमने तोड़ कर क्या कर दिया दाई माँ। वैसे उसको क्या बोलते थे? धाय माँ। तो उदय सिंह का जो लालन-पालन करने वाली थी, तो माँ थी, उनका नाम था पन्ना धाय। क्या नाम था? पन्ना धाय। और जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करी थी तो अब बनवीर किसकी हत्या करने के लिए जा रहा है? अब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए जा रहा है। उदय सिंह की सुरक्षा उस समय किसके हाथों में थी? पन्ना धाय के हाथों में थी। अब पन्ना धाय का एक पुत्र भी और था जो उदय सिंह की तरह उनके बराबरी हम उम्र था, उसका नाम था चंदन। अब जब पन्ना धाय को यह समाचार प्राप्त हुआ कि बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और अब वह किसे मारना चाहता है कि अब वह उदय सिंह को भी मारना चाहता है, और उदय सिंह को मारकर वह मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है।
अब उदय सिंह की आयु इतनी छोटी कि वह बनवीर से डायरेक्ट युद्ध कर नहीं सकते, और पन्नाधाय में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह बनवीर का मुकाबला कर सके। और पन्नाधाय एक स्वामी भक्त महिला, राजस्थान का जो गौरव हम जिसे बोल सकते हैं कि वह प्रातस्मरणीय है वह महिला, कि उन्होंने सोचा कि अगर मेरे स्वामी, उनके स्वामी कौन थे, महाराणा सांगा, कि अगर मेरे स्वामी का वंश खत्म हो गया, जो रानी कर्मावती थी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ में मुझे राजकुमार उदय सिंह की जिम्मेदारी सौंपी थी, अगर मेरे स्वामी का वंश खत्म हो गया तो यहाँ पर तो मेवाड़ वंश का, सिसोदिया वंश का नामो निशान मिट जाएगा, इसलिए मुझे किसी भी हालत में उदय सिंह की तो रक्षा करनी पड़ेगी। अब वह बनवीर से युद्ध ना कर सके, ना उदय सिंह में इतना शक्ति, ना पन्नाधाय में इतनी शक्ति, इसलिए क्या करते हैं कि तो उदय सिंह जी का जो पालना था, हमने छोटी क्लासों में ये कहानी हमने खूब पढ़ी है, जो उदय सिंह के जो पालने थे वहां पर किसको सुला देती है, अपने पुत्र चंदन को सुला देती है, और उनको चंदन को राजकुमार के कपड़े पहनाकर सुला देती है। बनवीर जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है तो वह पन्नाधाय से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ पे है, तो वह अपने पुत्र चंदन की तरफ इशारा कर देती है। पन्नाधाय की आंखों के सामने बनवीर चंदन की हत्या कर देते हैं। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कभी भी इतिहास में कोई आपको दूसरा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा जो राजस्थान की धरती पे मिलेगा, कि एक माँ जो अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने ही पुत्र को अपनी आंखों के सामने कटवा रही है। कि वह कितनी बड़ी स्वामी भक्त रही होगी कि उसने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा अपने पुत्र के लिए, और उसने अपनी स्वामी भक्ति निभाने के लिए अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने कटवा दिया, और अपने स्वामी को दिए हुए वचन की उसने रक्षा की, कि जो वचन उसने महाराणा सांगा और रानी कर्मावती को दिए थे उनके पुत्र की सुरक्षा के लिए, उस वचन को उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर तक निभाया था। तो ये ऐसा एग्जाम्पल आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और ये काम किया था पन्नाधाय जी ने। इसलिए राजस्थान सरकार इनके सम्मान में बहुत सारी योजनाएं भी चला रहा है, कि बच्चों के लिए तो जो भी योजना चलती है उसका तो नाम ही है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जो कि कौन संचालित कर रही है, राजस्थान सरकार संचालित कर रही है। तो यह किस समय की घटना है, कि जिस समय मेवाड़ का दूसरा शाख हुआ था, बनवीर को अगला विक्रमादित्य का अगला सेकंड संरक्षक बना दिया गया था। अब पन्नाधाय अपने पुत्र के बलिदान के बाद में उदय सिंह को लेकर कहां पे चली जाती है, उदय सिंह को लेकर सुरक्षित स्थान पर चली जाती है, और वह जगह जगह घूमती है। बनवीर यहाँ पे सोच के बैठा कि मैंने उदय सिंह की भी हत्या कर दी, मैंने विक्रमादित्य की भी हत्या कर दी, तो अब मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब मेवाड़ का अगला राजा कौन बन गया, बनवीर ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। और पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर उनको छुपाते हुए, बनवीर के हाथों से छुपाते हुए उनको लेकर घूम रही है। अब वह पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर अब किसके पास शरण मांगने के लिए जाती है, तो ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जो कि किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा। उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग था, वहां के जो प्रशासक थे उनका नाम था आसादेवपुरा। कुंभलगढ़ दुर्ग उस समय किसके पास था, आसादेवपुरा के पास में। तो पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर किसके पास में शरण मांगने के लिए आ जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा जी के पास में शरण लेने के लिए आ जाती है। तो आशा देवपुरा जी अब किसको शरण दे रहे हैं, वह उदय सिंह को शरण दे रहे हैं। अब यहाँ पर उदय सिंह कुछ दिनों तक रुकते हैं, और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता है और इस घटनाक्रम को लोग भूलते जाते हैं, तो उस समय आशा देवपुरा जी पन्नाधाय मेवाड़ के जो स्वामी भक्त सरदार थे उनके पास में क्या करते हैं, मैसेज करते हैं कि कैसे भी एक इमरजेंसी मीटिंग है, आप लोग कहाँ पर इकट्ठा हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग में इकट्ठा हुई है। अब उस समय भी क्या होता है कि मेवाड़ में 2 थड़े बन चुके थे। एक तो वो थे कि जो किसको सपोर्ट कर रहे थे, बनवीर को, और दूसरे मेवाड़ के सरदार कौन से थे, जो कि क्या थे, स्वामी भक्त थे। तो आशा देवपुरा और पन्नाधाय जी किसके पास मैसेज करते हैं, मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों के पास में मैसेज करते हैं कि आप लोग इमरजेंसी मीटिंग के लिए आइए, और कहां पर मिलिए, हमसे आकर कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलिए। अब सब कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलते हैं, वहां पर आशा देवपुरा जी और पन्नाधाय जी पूरी मीटिंग का रिव्यू करते हैं, और पन्नाधाय जी बोलते हैं कि आप ये क्या मूर्खता कर रहे हो, कि आप ये मानकर बैठे कि महाराणा सांगा का परिवार खत्म हो गया, और आप बनवीर को ऐसे कैसे राजा मान सकते हो, जबकि आपका राजा तो जिंदा है अभी। मेवाड़ के सरदार बोलते कहाँ पे जिंदा है, बनवीर ने तो उन दोनों भाइयों की हत्या कर दी थी, महाराणा सांगा का तो एक भी पुत्र जीविता नहीं है। तब पन्नाधाय किसको दिखाती है, उदय सिंह को उनके सामने लाते हैं कि ये देखिए, ये राजकुमार उदय सिंह है, महाराणा सांगा के पुत्र हैं और मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी। लेकिन समस्या यहाँ पर ये थी कि जो राजकुमार उदय सिंह जी थे वो ज्यादातर समय अपने ननियाली रहते थे, इसलिए मेवाड़ में उनको किसी ने नहीं देखा था, इसलिए मेवाड़ के सरदार उनको पहचानते ही नहीं थे। तो मेवाड़ के सरदार पन्नाधाय से बोलते हैं कि तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए हम ही मिले सुबह से, कि हम जानते नहीं, पन्ना तुम्हारे मन में जरूर कोई लालच होगा कि तुम अपने पुत्र चंदन को
राजकुमार बताकर उसे राजा बनाना चाहती हो। कन्या ध्यान को बोलती है कि बिल्कुल बेशक आपकी बात सही है कि हो सकता है कि मैं अपने पुत्र को राजकुमार बता रही हूँ, क्योंकि राजकुमार उदय सिंह को तो आप लोग नहीं पहचानते हो। लेकिन भले ही आप नहीं पहचानते, लेकिन उदय सिंह जी अपने ननियाल रहे हैं, ये कम से कम इनके ननियाल वाले तो इनको जानते हैं। और इनका ननियाल कहाँ पे था? तो इनका ननियाल था बूंदी में। तो इसलिए अब किसको बुलाया गया था? बूंदी के हाडाओं को बुलाया गया था, जो उदय सिंह के मामा जी नाना जी थे उनको बुलाया गया था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। बूंदी वाले लोग आए, उन्होंने वेरीफाई किया कि हाँ ये उदय सिंह जी हैं, राणा सांगा के पुत्र हैं। इसलिए वहीं पे कब? 1537 ईस्वी में किसका राज तिलक कर दिया जाता है? अब उदय सिंह का राज तिलक कर दिया जाता है। कहां पर कर दिया जाता है? कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज तिलक कर दिया जाता है 1537 ईस्वी में। अब मेवाड़ के लोग किसको अपना नया राजा मान लेते हैं? उदय सिंह को अपना नया राजा मान लेते हैं। तो अगले महाराणा कौन है? तो अगले महाराणा के बारे में हम पढ़ेंगे, महाराणा उदय सिंह। डेट थोड़ा ध्यान रख लिया, 1537 में राज तिलक होता है 1572 ईस्वी तक। अगले राजे मेवाड़ के कौन है? महाराणा उदय सिंह। जब महाराणा उदय सिंह का राज तिलक किया जाता है, उस समय भी कब किया जाता है? 1537 में। उस समय भी मेवाड़ का किला किसके पास में? बनवेरी के पास में। तो महाराणा उदय सिंह सबसे पहला काम क्या करते हैं कि कैसे भी करके मुझे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करो, चित्तौड़ पर आक्रमण करके उस किले को जीतना है, चित्तौड़ को जीतना है। इसलिए इनके बीच में कौन सा युद्ध होता है? मावली का युद्ध। मावली का युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में। किस किस के बीच में होता है? उदय सिंह वर्सेस बनवीर। कौन सा युद्ध होता है? महाबली का युद्ध होता है। इस युद्ध में उदय सिंह क्या हो जाते हैं? उदय सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं। और उदय सिंह जीत कर वह किस पर कब्जा कर लेते हैं? चित्तौड़ पर वह अपना कब्जा कर लेते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। कौन से युद्ध के बाद में? महाबली के युद्ध के बाद में। जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं, बनवीर इस युद्ध को हार जाता है, तब बनवीर भागकर कहाँ पे चला जाता है? बनवीर भागकर महाराष्ट्र चला जाता है। हालांकि वह इस युद्ध में मारा नहीं जाता, लेकिन वह भागकर कहाँ पे चला जाता है? वह महाराष्ट्र चला जाता है। अब उदय सिंह जी अब कहाँ पर कब्जा कर लेते हैं? उदय सिंह जी चित्तौड़ पे कब्जा कर लेते हैं। अब जब चित्तौड़ पर कब्जा कर लेते हैं, तो अब उदय सिंह जी की नई राजधानी कौन सी रहेगी? तो उदय सिंह जी अब अपनी राजधानी कहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से चलाते हैं? तो वह चित्तौड़ में अपनी नई राजधानी बनाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, उदय सिंह जी का शासनकाल अच्छी तरह से चल रहा था। फिर एक वर्ष आता है 1559 ईस्वी। कौन सा वर्ष आता है? 1559 ईस्वी। 1559 ईस्वी में उदय सिंह जी के पोता होता है। उस बात की खुशी थी उदय सिंह जी को, इसलिए उदय सिंह जी डिसाइड करते हैं कि चलो एकलिंग जी का ढोक लगाया जाए, क्योंकि मेवाड़ वालों का राज्य देव कौन? एकलिंग जी। इसलिए पोता होने की खुशी में मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी किसके ढोक लगाने जा रहे हैं? वह एकलिंग जी के ढोक लगाने जा रहे हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है? नागदा में। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। ये हम लास्ट क्लासों में पढ़ चुके थे। जब उदय सिंह जी नागदा जा रहे थे, तो उन्हें वहां पर एक जगह कौन सी आहड़ पसंद आ जाती है। उदय सिंह सोचते हैं कि यार मेवाड़ का किला, सॉरी चित्तौड़ का किला एक सिंगल पहाड़ी पर है, कल को दुश्मन इसको अगर घेर ले तो इसकी सप्लाई तो आसानी से बंद कर सकता है। इसलिए वह क्या करते हैं कि क्यों ना आहड़ को नई राजधानी बनाई जाए। तो अपनी नई राजधानी बनाने की कहाँ पे योजना बनाते हैं? वह आहड़ पे अपनी नई राजधानी बनाने की योजना बनाते हैं। और पुराने समय में मेवाड़ की राजधानी भी रही है आहड़। किसके समय में? अल्लट के समय में मेवाड़ की राजधानी आहड़ रही है। लेकिन उस समय आहड़ में एक ऋषि रहते थे, तो उस समय वह ऋषि उदय सिंह जी को कहते हैं कि अभी आप आहड़ को तो अपनी राजधानी मत बनाइए। आहड़ में हम मानते हैं कि पुराने समय में एक पूरी तरह से व्यापारिक केंद्र था, लेकिन इस समय आहड़ में आपको ज्यादा फायदा नहीं है। आप आहड़ से थोड़ी दूर जाइए, वहां पर एक जगह है और उसको अपनी राजधानी बनाइए। इसलिए उदय सिंह जी आहड़ से थोड़ी सी दूर निकलते हैं और वहां पर एक जगह देखकर वहां पर एक शहर बसाते हैं। अब उदय सिंह जी कोई शहर बसा रहे, इसलिए उस शहर का नाम क्या रहेगा? उदयपुर। तो ध्यान रखना है कि सन 1559 ईस्वी में उदय सिंह जी किसकी स्थापना करते हैं? तो उदयपुर की स्थापना करते हैं। लेक सिटी उदयपुर की कौन कर रहे हैं? उदयपुर की स्थापना कर रहे हैं। और यह उदयपुर को क्या बनाना चाहते हैं? मेवाड़ की नई राजधानी बनाना चाहते हैं। अब उदयपुर की स्थापना कर रहे हैं, वहां पर प्रजा रहेगी, राजा रहेंगे, इसलिए उनको पीने के लिए पानी चाहिए। पीने के लिए पानी चाहिए तो किसका निर्माण करवाएंगे? झील का। तो उदय सिंह जी ने जो झील बनाई थी उसका क्या नाम है? उदय सागर झील। अब राजा अपने लिए महल भी बनवा रहा है,
कि उनको रहने के लिए महल भी चाहिए, इसलिए कौन से महल को, मोती मगरी महल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उदय सिंह जी ने किस किस का निर्माण करवाया था। तो 1559 ईस्वी में उदयपुर का निर्माण करवाया था। उदयपुर में पीने के पानी के लिए उदय सागर झील प्लस रहने के लिए निवास स्थान के लिए कौन सा महल है, मोती मगरी की महल का निर्माण करवाया था। कौन से सन में, सन 1559 ईस्वी में। और किस खुशी में, कि इनके पुत्र हुआ था, उन पुत्र का नाम था महाराणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र, महाराणा प्रताप इन्हीं महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र थे। तो महाराणा अमर सिंह का जन्म कब होता है, 1559 ईस्वी में, जिनके लिए उदय सिंह जी क्या 1559 में उदयपुर की स्थापना करवा रहे, प्लस साथ में उदय सागर झील और मोती मगरी महल की भी स्थापना करवा रहे। धीरे धीरे जब ये काम चल रहे थे कि यहाँ पे उदयपुर का भी निर्माण हो रहा था, महल भी बन रहे थे, झील भी बन रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन का काम तो 1-2 साल में होने से रहा था। तो धीरे धीरे उदयपुर का काम चल रहा था। उस समय तक सुव्यवस्थित ढंग से अपना शासन कार्य उदय सिंह जी कहाँ से संचालित कर रहे थे, चित्तौड़ से कर रहे थे। उस समय जो मुगल थे, उस समय मुगल बादशाह कौन था, अकबर। उदय सिंह के समकालीन मुगल बादशाह कौन था, अकबर। तो अकबर मेवाड़ पर अटैक कर देते हैं। उसी दौरान क्या कर देते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं। कब करते हैं, 1567 से 68 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। अब जब मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है तो अकबर सबसे पहले क्या डालते हैं, मेवाड़ किले की घेराबंदी डालते हैं। और मेवाड़ किले की घेराबंदी डालकर सबसे पहला काम क्या करता है कि जो किले की सप्लाई चेन है, जिसमें उनको खाद्य रसद वगैरह मिलती थी, उस सप्लाई चेन को बंद कर देते हैं। अब किले में राजा और राजा की सेना के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प हैं कि या तो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाए, या फिर अकबर से आमने सामने की लड़ाई लड़ ले। लेकिन विगत लड़ाइयों को देखते हुए अलाउद्दीन, चाहे वह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हो या बाबर के खिलाफ हो, कि विगत लड़ाइयों के इतिहास को देखते हुए मेवाड़ सरदारों ने इस बार डिसाइड किया कि आमने सामने की लड़ाई में राजा इस बार खुद स्वयं आम सामने जाकर नहीं लड़ेगा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी हमने साका और जौहर किया था, उस समय रतन सिंह जी खुद सामने जाके लड़े थे, चित्तौड़ हमारे हाथ से निकल गया था। उसको वापस लाने में हमें 23 साल लगे। 1326 ईस्वी में हमीर आए, उसके बाद में हमने चित्तौड़ पर कब्जा किया था। वैसे खानवे युद्ध में महाराणा सांगा खुद फ्रंट पे जाकर लीड कर रहे थे, हम युद्ध हारे, मेवाड़ हमारे हाथ से गया था। हालांकि हाथ से तो गया नहीं था, लेकिन बनवीर जैसे लोगों की वजह से राजनीतिक अस्थिरता तो पैदा हुई। तो 3-4 साल तो हम यहाँ पर भी डिस्टर्ब रहे थे। इसलिए अकबर के विरुद्ध जो महाराणा है वह स्वयं न जाकर कौन जाए, उनके कोई कुशल सेनापति, कि इस युद्ध में महाराणा नहीं जाए। तो महाराणा नहीं जाए तो वह क्या करे, तो जो महाराणा है वह अपने परिवारों के साथ में और अपने कुछ विश्वास पात्र या कुछ सैनिकों के साथ में कहाँ पे चला जाए, पहाड़ों में चला जाए। और पहाड़ों में जाकर क्या करे, पहाड़ों में जाकर छापामार युद्ध करो। क्योंकि मान लो सामने दुश्मन सेना लेकर आया 1 लाख, अब 1 लाख की पूरी सेना पहाड़ों में तो आ नहीं सकती। आएंगे 5,000 सैनिक आएंगे, उनका मुकाबला हम आसानी से कर लेंगे। और इस जो बाकी के हम रास्ते वगैरह उनको पता नहीं है, इसलिए लड़ाई के अब क्या नए तरीके, अकबर के समय में नए तरीके निकाले गए कि जो महाराणा है वह तो अपने परिवार के साथ में कहाँ पे चले जाएंगे, पहाड़ों में। और जो बाकी की सेना है वह अब किसकी रक्षा करेगी, किले की सुरक्षा। वह क्या करेगी, किले की सुरक्षा करेगी। ये 2 तरीके निकाले गए। इसलिए अकबर के आक्रमण के समय में जो महाराणा उदय सिंह हैं वह कहाँ पे चले जाते हैं, तो ध्यान रखना है, गिरवा। गिरवा की पहाड़ियों में कौन चले जाते हैं, उदय सिंह जी। कहाँ पे चले जाते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में। और जो किले की सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी उदय सिंह जी अपने 2 सेना नायकों को देते हैं। कौन से 2 सेना नायक है, उन सेना नायकों का नाम है जयमल एंड फत्ता, जिसको बहुत सी जगह पत्ता दी भी लिखा जाता है। जयमल और फत्ता को वह किले की जिम्मेदारी सौंपकर सपरिवार से कहाँ पे चले जाते हैं, वह गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं, जहां पर वह कौन से युद्ध, छापेमार और गोरिल्ला युद्ध पद्धति, छापेमार युद्ध का पद्धति का निर्धारण किया गया था। यह इसलिए किया गया था कि मान लो कि किले की सुरक्षा करते हुए जो सेना नायक या सेना हार भी जाती है, किला पर दुश्मन कब्जा कर भी लेते हैं, तो कम से कम राजा और राजा का परिवार तो जिंदा रहेगा, कम से कम जनता का मोरल तो डाउन नहीं होगा। और बाद में राजा अगर जिंदा है तो बाद में दुश्मनों का हाथ से कम किले को तो छुड़वा लेगा। इसलिए अकबर के आक्रमण के समय में मेवाड़ अपनी युद्ध नीति में थोड़े क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं।
तो इसलिए अब फ्रंट पे रोल महाराणा ना निभा कर कौन निभा रहे हैं, उनके सेना नायक निभा रहे हैं। और उदय सिंह जी अब सुरक्षा के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, गिरवा की पहाड़ियों में, और वहां पर जाकर वो कौन से युद्ध करते हैं, छापेमार युद्ध पद्धति का वह क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। छापेमार युद्ध पद्धति का वह क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। और किले की सुरक्षा कौन करते हैं, जयमल और फत्ता जी किले की सुरक्षा करते हैं। तो ध्यान रखना है कि अब मेवाड़ का अगला संघर्ष के बीच में है अकबर वर्सेज उदय सिंह जी। कब है, 1567-68 में। किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी उदय सिंह जी किसको देकर गए थे, किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी उदय सिंह जी की तरफ से जो सेना नायक लड़ रहे थे उनका नाम था जयमल एंड फत्ता। ध्यान रखना है कि अकबर जब चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करता है तो कितने महीने, 8 माह क्या करते हैं, चित्तौड़ किले के बाहर में यह घेराव डालता है। और फाइनली जब घेराव के बाद में किले की रसद सामग्री समाप्त हो जाती है, इसलिए अब मेवाड़ की सेना जो किसके नेतृत्व में युद्ध कर रही है, जयमल और फत्ता के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना युद्ध करती है। फाइनली डिसाइड किसका करती है कि आमने सामने की लड़ाई का, और आमने सामने की लड़ाई को क्या बोला जाता था, साका। तो अब ध्यान रखना है कि अब मेवाड़ में क्या हो रहा है, मेवाड़ का तृतीय साका। अकबर के टाइम में क्या हुआ है, मेवाड़ का तृतीय साका किसके समय में हो रहा है, अकबर के समय में। कौन सी सन में हो रहा है, 1568 ईस्वी में। वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि साके में कौन सी चीजें होती है, साके में मोस्टली दो चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती है, एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। जौहर महिलाएं करती हैं और पुरुष क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। इस समय जौहर का नेतृत्व, अब सीधी सी बात है कि जयमल फत्ता सेनापति हैं, तो केसरिया का नेतृत्व कौन करेंगे, जयमल और फत्ता जी, जयमल एंड फत्ता। तो जौहर का नेतृत्व कौन करेगी, तो ध्यान रखना है कि फत्ता की जो रानी थी उनका नाम था फूल कंवर। फत्ता जी की जो रानी थी उनका नाम क्या था, फूल कंवर। उनके नेतृत्व में क्या किया गया था, जौहर किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ का तृतीय शाखा। कब हुआ था, 1568 ईस्वी में। किसके आक्रमण के कारण यह हुआ था, अकबर के आक्रमण के कारण हुआ था। कब हुआ था, 1568 ईस्वी में। ध्यान रखना है कि जौहर किसने किया था, फूल कंवर ने। यह कौन थी, फत्ता जी की रानी, फत्ता की रानी, जिनके नेतृत्व में क्या किया गया था, जौहर किया गया था। और केसरिया का नेतृत्व किसने किया था, जयमल और फत्ता ने किया था। जब युद्ध चल रहा था तो जो जयमल राठौड़ है, जयमल जी हैं, इन्होंने क्या है कि इनके एक भतीजे भी युद्ध में इन्होंने भाग लिया था, उनका नाम था कल्ला जी। क्या नाम था इनके भतीजे का, कल्ला जी। जब युद्ध चल रहा था तो जयमल जी क्या था, घायल हो चुके थे, इसलिए वह अब किसके कंधे पर बैठकर, वह कल्ला जी के कंधे पर बैठकर क्या करते हैं, वे युद्ध करते हैं। अब कोई भी व्यक्ति किसी के कंधे पर बैठ रहा है तो ऐसे प्रतीत होता है कि वह 4 हाथ धारण कर चुके हैं। किसके कंधे पर बैठे थे, वह कल्ला जी के कंधे पर बैठे हुए थे। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में जो कल्ला जी हैं उसको किसके रूप में पूजा जाता है, लोक देवता के रूप में। जब हम लोक देवता वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कल्ला जी के, कि कल्ला जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कैसे लोक देवता के में, 4 हाथ वाले, और 4 हाथ वाले लोक देवता। इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपने कंधे पर किसको बिठा लेते हैं, अकबर के खिलाफ युद्ध में जयमल जी को अपने कंधे पर बिठा लेते हैं, इसलिए कल्ला जी को क्या कहा जाता है, 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। कौन से युद्ध में बात कर रहे हैं, कि यह मेवाड़ के तृतीय शाखा में हम बात कर रहे हैं। और फाइनली जब मेवाड़ और अकबर की सेना के बीच में युद्ध होता है तो इस युद्ध को कौन जीतता है, तो इस युद्ध में विजेता कौन रहता है, कि अकबर इस युद्ध को जीत जाता है। और जब अकबर इस युद्ध को जीत जाता है और चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है, और जब अंदर जाकर देखता है कि जो मेवाड़ का राज परिवार है वह तो वहां से गायब है, उदय सिंह जी गायब है, साथ में उनका परिवार गायब है, इसलिए अकबर को थोड़ा और क्रोध आता है और वह साथ के साथ में एक आदेश निकालता है कि चित्तौड़ किले में रहने वाली प्रजा को मार दिया जाए। इसलिए कितने लोग, 30,000 लोगों की वह क्या करवा देता है, नृशंस हत्या, 30,000 लोगों की हत्या करवा देता है। इस कारण अकबर को इतिहास में एक कलंकित भी नाम है कि 30,000 लोगों की हत्या वे कौन से किले में करवा रहा है, चित्तौड़गढ़ के किले में करवा जा रहा है। अकबर के आक्रमण के समय में क्या क्या घटनाक्रम होता है, कि 8 माह घेराव डालते हैं। उदय सिंह जी कहाँ पे चले जाते हैं, उदय सिंह जी सुरक्षा के लिए गिरवा, गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं।
और किले को कौन संभालता है? जयमल और फत्ता जी उस किले को संभालते हैं। मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है जौहर किसके नेतृत्व में? फूलकावर जी के नेतृत्व में। और केसरिया जयमल और फत्ता के नेतृत्व में किया जाता है। जयमल जी कल्ला जी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और अकबर चित्तौड़ किले पर अधिकार करने के बाद में वहां पर क्या आदेश देता है? कत्लेआम का वह आदेश देता है। अब उसके बाद में जब चित्तौड़ पर अकबर अपना अधिकार कर लेता है, उसके बाद में अकबर के हाथ में क्या, यानी कि पूरे मुगलों के कंट्रोल में कौन आ जाता है? मेवाड़ आ जाता है। और उदय सिंह जी कहाँ पर अब रह रहे हैं? वह गिरवा में अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि थोड़ा हम देखते हैं कि जयमल जी के बारे में थोड़ी जानकारी बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले तो जयमल जी थे, जयमल राठौड़, ये कहाँ के राजा थे? मेड़ता के। मेड़ता के राजा थे। अब इनकी भी अकबर से शत्रुता थी, क्यों? क्योंकि मेड़ता पर 1562 ईस्वी में कौन? अकबर अधिकार कर लेता है। इसलिए अब जयमल जी बेरोजगार। और जयमल जी किसके पास में शरण मांगने के लिए चले जाते हैं? जयमल जी उदय सिंह के पास में। तो उन दिनों जब अकबर आक्रमण कर रहा था उस समय जयमल जी किसके पास में रहते हैं? उदय सिंह जी के पास में रहते हैं। इसलिए उदय सिंह जी किसको जिम्मेदारी सौंप कर चले जाते हैं? जयमल राठौड़ को चित्तौड़ की जिम्मेदारी सौंप कर चले जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ में कितने प्रथम ठिकाने हैं? 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने। कितने ठिकाने? 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हैं। उसी में एक ठिकाना है आमेट। एक ठिकाने का क्या नाम है? आमेट। वहां के सामंत है वह कौन है? फुक्ता चुंडावत, जो कि जयमल जी के साथ में इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? फत्ता चुंडावत जी। कहाँ के सामंत है? आमेट के सामंत है। जो कि आमेट क्या है? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयमल राठौड़ जी कहाँ के राजा थे? मेड़ता के राजा थे। अकबर 1562 ईस्वी में मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। फत्ता चुंडावत जी कहाँ के थे? तो वह आमेट के सामंत थे, जो कि क्या है? मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना है। और इनकी रानी का नाम क्या था? फूलकवर, जिनके नेतृत्व में क्या किया जाता है? साका किया जाता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी, बाकी हम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।